टनल माइनिंग में हुए एक बहुत बड़े ब्लास्ट ने अंधेरे में कैद कई हजार साल पुराने एक दानव को जगा दिया और जिसको लोग अब तक बस किस्से कहानियों में मौजूद एक मनगढ़ंत सोच मानते आए थे। वही दानव आज लोगों के सामने शहर में तबाही मचाने वाला एक दैत्य बनकर खड़ा हुआ था। असल में ये सब तब शुरू हुआ जब नौरा नाम की एक छोटी लड़की अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए गई हुई थी। चढ़ते चढ़ते वो दोनों बड़ी आसानी से उन पहाड़ों की चोटी पर पहुँच गए और इससे नौरा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन पहाड़ों पर एक अलग ही सुकून था। तब नीचे बैठकर सामने मौजूद एक बहुत बड़े पहाड़ को देखते हुए नौरा के पिता ने उसे बताया कि इस दुनिया में ट्रोल्स आज भी मौजूद हैं जो इंसानों से छुप कर रहते हैं। बचपन से ही नौरा अपने पिता से ट्रोल्स की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी, जिस कहानी में एक समय 13 ट्रोल्स एक ट्रोल की शादी में गए जहाँ उन्होंने काफी ज्यादा नशा कर लिया, जिससे वापस आते वक्त उन्हें होश ही नहीं रहा और गलती से वो चलते हुए धूप में जाने की वजह से पहाड़ बन गए, क्योंकि धूप ट्रोल्स की कमजोरी थी। नौरा को इस बात पर अभी यकीन तो नहीं हुआ, मगर अपने पिता के सामने वो कुछ न बोली। पर उसके बावजूद नौरा के पिता उसके दिल का हाल समझ गए और उसको बोलने लगे कि किसी भी चीज को देखने के लिए पहले उस पर विश्वास होना जरूरी है, इसलिए अपनी आंखों को बंद करके मन की आंखों से इन पहाड़ों की ओर देखो। और नौरा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तभी उसको भी पहाड़ों में कुछ हलचल दिखाई दी, जिसे देखकर वो एकदम हैरान रह गई। उसे पहाड़ों में अब ट्रोल का शरीर भी नजर आने लगा था। तब नौरा के पिता ने उसे बताया कि ट्रोल्स के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही वर्णन है, लेकिन आज के समय में किसी को भी उन पर भरोसा न होने की वजह से वो किसी को भी दिखाई नहीं देते। अब इसी तरह से समय बीतता गया और नौरा बड़ी होकर पुरातत्व विभाग में एक खोजकर्ता बन गई। फॉसिल्स को स्टडी करने की चाह लिए वो जगह जगह अपनी टीम के फॉसिल्स को ढूंढती रही, मगर अब तक उसको और उसकी टीम को कोई भी फॉसिल नहीं मिला था। वो सब लोग इस वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कंपनी इतने समय से उनके प्रोजेक्ट्स के लिए खर्चा दे रही थी वो उन्हें खर्चा देना बिल्कुल बंद कर देगी। मगर नौरा किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाली। उसका कहना है कि मेरे पिता ने मुझे बस एक कमाल की चीज सिखाई है और वो है भरोसा करना, और मुझे भरोसा है कि हमें यहाँ पर जरूर एक बढ़िया फॉसिल मिलेगा, इसलिए जब तक मुझे फॉसिल नहीं मिल जाते मैं हार नहीं मानूंगी। और उसके जज्बे को देखकर बाकी सब भी वापस अपने काम पर लग गए, जिसके थोड़ी ही देर बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उनके हाथ एक बहुत प्राचीन जानवर का फॉसिल लग गया। नौरा उस फॉसिल को देखकर बहुत खुश थी और उसने अपनी टीम को भी काफी शाबाशी दी। वहीं दूसरी ओर एक शहर के पास मौजूद एक टनल में माइनिंग का काम चल रहा था, लेकिन खुदाई करते करते आगे का रास्ता बंद हो गया और आगे अब काम करने के लिए उन्हें टनल को बारूद से उड़ाकर आगे का रास्ता खोलना पड़ेगा। काफी लोग माइनिंग इंचार्ज के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो पहाड़ जिंदा थे और उन्हें ब्लास्ट करके माइनर्स को उनकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन माइनिंग इंचार्ज ने उनकी बात नहीं सुनी और पूरी टनल में जगह जगह पर बारूद लगाकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया, जिससे टनल के अंदर जाने का रास्ता तो बन गया, पर इस ब्लास्ट के बाद जैसे ही सब लोग टनल के अंदर गए तभी वो टनल हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे जल्दी ही वो माइन ढहने वाली हो। और डर के मारे सभी वर्कर्स बाहर आने लगे, लेकिन वो अपनी जान बचा पाते उससे पहले ही माइन के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई दिया, जिसको देखकर सब दहशत में आ गए और अगले ही पल वो माइन पूरी तरह से ढह गई, जिसकी वजह से सब लोग बुरी तरह से डर गए थे। दुनिया भर में इस टनल के ढहने के पहले की फुटेज को देखकर अफरा तफरी मच गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसके बारे में तुरंत ही देश के प्राइम मिनिस्टर को भी खबर दी गई, जिसने तुरंत ही अपनी एडवाइजर एंड्रियास को इस मामले की तह तक जाने के लिए कहा। वो भी मिलिट्री के जनरल के साथ आनन फानन में एक मीटिंग करती है, जिसमें नौरा को भी बुलाया गया था, क्योंकि नौरा के पास जमीन के अंदर मौजूद चीजों की अच्छी खासी नॉलेज थी। अब सबने उस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया और सबको यही लगने लगा कि टनल का ढहना किसी बहुत बड़े तूफान या फिर भूकंप की वजह से हुआ होगा। लेकिन नौरा ने इस बात को नकारते हुए टनल के पास मौजूद विशालकाय पैरों के निशान के बारे में बताया, जिनके हिसाब से पक्का वहाँ कोई ना कोई ट्रोल हो सकता है। मगर इस पर सब नौरा का मजाक बनाते हुए उसकी बातों पर हंसने लगे। पर तभी उनके सामने एक औरत द्वारा अपलोड की गई एक कैमरा फुटेज आई, जिसमें टनल के बर्बाद होने के बाद उसमें से निकलकर कहीं जाते हुए एक बहुत बड़े क्रीचर को साफ देखा जा सकता था, जिसको देखकर तो सबके चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ गए। इतने समय से धरती पर इतना बड़ा दानव सबसे छुप कर बैठा था। वहीं शहर से दूर पहाड़ों के पास एक बूढ़ा कपल अपने घर में बैठा आराम से नाश्ता कर रहा था, मगर तभी अचानक उनका घर हिलने लगा, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरी तरह से भूकंप आया हो, जिससे घबराकर वो दोनों अपने घर में बने एक तहखाने में चले गए। लेकिन कुछ देर बाद बाहर आने पर वो पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनका आधा घर पूरी तरह से टूट चुका था और घर के पास काफी बड़े दानव के पैरों के निशान बने हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर का विश्वास नौरा की थ्योरी पर और भी गहरा हो गया और उसने नौरा को इस केस के लिए साइंटिफिक एडवाइजर बनाकर एंड्रियास के साथ उस बूढ़े आदमी के घर के पास भेज दिया। वहाँ पहुँचने पर नौरा को आर्मी कैप्टन क्रिस मिला, जिसने बताया कि एक बड़ा सा दानव नदी को पार करके आया और
और उसने इस बूढ़े कपल के घर को तोड़ दिया, जिसके पैरों के निशान काफी जगह बने हुए थे। मगर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि 3 किलोमीटर के बाद वो निशान अपने आप गायब हो गए। तब नोरा ने भी उत्सुकता जाहिर करते हुए उस दानव के पैरों के निशान को देखा और वो सामने से इतने बड़े पैरों के निशान को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई, क्योंकि दानव के पैरों के निशान पर ना तो कोई बायोलॉजिकल सिग्नल थे और ना ही उसका कोई डीएनए था। वहाँ कुछ था तो बस बड़े बड़े पत्थर और कुछ पेड़ पौधे। तब नोरा को अपने पापा की कहानी याद आई और उनके बारे में याद आते ही वो तुरंत उनके पास कैप्टन के साथ जाने लगी, क्योंकि उसके पिता को ट्रोल्स के ऊपर पूरा विश्वास था और इन चीजों को समझाने में वो इनकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते थे। अब उनके घर के बाहर पहुंचकर जैसे ही नोरा ने उन्हें आवाज लगाई, वैसे ही गुस्से में भागते हुए वो एक गन लेकर बाहर आ गए। असल में पिछले 20 सालों से वो भी अपने ट्रोल्स को ढूंढने वाली रिसर्च में पूरी तरह से मगन थे, लेकिन ट्रोल्स के न मिलने की वजह से लोग अब तक उन्हें पागल कहने लगे और उन्होंने अपना हुलिया भी वैसा ही कर लिया। तब नोरा ने जैसे तैसे उन्हें शांत करवाया और अपने बारे में बताने के बाद वो ट्रोल के अभी के केस में उनसे मदद मांगने लगी। नोरा के पिता भी उन्हें अपने साथ अपने छोटे से शेड के अंदर ले गए, जहाँ उन्होंने अपनी की हुई सभी रिसर्चों को दीवारों पर लगाया हुआ था और वहाँ ट्रोल्स के बारे में हर तरह की जानकारी थी, जैसे कि वो कैसे पैदा होते हैं, वो क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। सब कुछ नोरा को उसके पिता की रिसर्च में ही मिल चुका था। अब उसने अपने पिता को ट्रोल्स की वीडियो दिखाई, जिसे देखकर उसके पिता भी हैरान रह गए और उन्होंने नोरा को ट्रोल्स के बारे में बताया कि आज से 1000 साल पहले ट्रोल्स पृथ्वी पर खुले में रहा करते थे, लेकिन मनुष्य को उनसे संबंध बनाने की आजादी नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता तो उसे सजा दी जाती। तब नोरा ने अपने पिता को बोला कि वो वापस से इस कहानी को शुरू ना करें, क्योंकि नोरा को अब पूरी तरह से इस सब पर भरोसा था, क्योंकि अगर ऐसे ही ट्रोल जैसे दानव को धरती पर खुले में घूमने की इजाजत थी तो आज तक उन्हें किसी ट्रोल के अवशेष क्यों नहीं मिले। बार बार नोरा के मन में यही सवाल गूंजने लगा। तब नोरा के पिता ने बताया कि उनके बहुत सारे अवशेष मौजूद हैं, लेकिन कहानियों के अनुसार उन्हें कहीं किसी खास जगह पर छुपा दिया गया है। मगर नोरा ने ये सब वापस से नहीं सुना और उसके पिता अपना सामान पैक करके नोरा के साथ ही ट्रोल के पैर के निशान के पास जाने लगे, जिन्हें देखते ही उन्होंने वापस से ट्रोल के बारे में चीजें बताना शुरू कर दिया और उन्हें लग रहा था वो ट्रोल उनके आसपास ही मौजूद होगा। पर ये सुनकर कैप्टन और उसके साथी बाकी दुनिया की तरह उन्हें पागल समझने लगे और नोरा भी उन्हें पागल ही समझ रही थी, इसलिए उसने उन्हें वहाँ से वापस जाने को कहा। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और नोरा को कुछ अजीब सी गंध आने लगी और अगले ही पल वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे की चट्टान में उसको एक बहुत बड़ी आंख दिखाई दी, क्योंकि वो चट्टान असल में वही ट्रोल था। उस ट्रोल को देखकर सबकी पूरी तरह से फट चुकी थी, इसलिए सब बस वीडियो बनाकर तुरंत ही वहाँ से भाग खड़े हुए। मिलिट्री ऑफिसर्स खुद इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें उन ट्रोल्स का क्या करना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री को ट्रोल एक खतरा लगा जिसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। तब नोरा ने प्राइम मिनिस्टर को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसके मन में इतने पुराने क्रीचर को स्टडी करने की इच्छा थी, मगर प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर नोरा की रिसर्च होने से पहले ट्रोल को किसी बात पर गुस्सा आ जाता तो वो इंसानों पर हमला कर देता और वो लोग उसके हमले से होने वाले नुकसान को झेल नहीं पाते। उन्होंने नोरा से ये भी कहा कि तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हो गया है, तो तुम्हें आगे का काम मिलिट्री पर छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए और जैसी जरूरत पड़ेगी मिलिट्री वैसा ही एक्शन लेगी। नोरा को इससे काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसके सामने ही ट्रोल को मारने के ऑपरेशन को चालू करने को कह दिया। तब कैप्टन भी अपनी टीम को लेकर ट्रोल खत्म करने की ओर निकलने लगा, लेकिन नोरा ने उसको भी अपने साथ लेकर जाने को कहा, क्योंकि रास्ते में वो कैसे भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने वाली थी जिससे ट्रोल को बिना दिक्कत के शहर के लोगों से दूर जाने का समझा दिया जाए और उसको जान से मारने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि कैप्टन को इसकी कोई इजाजत तो नहीं थी, मगर वो खुद भी ट्रोल को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो नोरा की बात मानकर नोरा, उसके पिता और एंड्रियास को अपने साथ ले गया। ट्रोल के पास जाकर कैप्टन निशाना साधे छुपकर बैठ गया और ट्रोल के आते ही उसने अपने साथियों के साथ ट्रोल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे अब फाइनली ट्रोल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और जवाबी हमले के रूप में उसने कैप्टन के काफी सारे सैनिकों को मार दिया, जिसके बाद वो सच में गुस्से में तबाही मचाने लगा। ट्रोल पर कैप्टन की गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, जिसे देखकर सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन नोरा के पिता चिल्लाते हुए ट्रोल के सामने पहुँच गए और इशारा करते हुए उससे बात करने की कोशिश करने लगे। अब ट्रोल को भी उनकी बात समझ आ रही थी, इसलिए उसने हमला करना बंद कर दिया और नोरा के पिता ने भी आर्मी और बाकी सबसे हमला ना करने को कहा। अब वो ट्रोल भी नोरा के पिता से बात करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आ पाता उससे पहले ही पीछे से एक टैंक उस पर फायर करने लगा, जिससे ट्रोल को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने नोरा के पिता को लात मारकर दूर फेंक दिया। गुस्से की वजह से ट्रोल ने अब टैंक को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन अगले ही पल जब ट्रोल की नजर नोरा के पिता की हालत पर पड़ी तो उसको उनके लिए काफी बुरा लगा। असल में ट्रोल जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था,
लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में हमला करना पड़ा। इसलिए अब ये सब देखने के बाद वो परेशान होकर वहाँ से चला गया। अब नोरा जब अपने पिता के पास गई तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो नोरा को कुछ बताना चाहते थे लेकिन घायल होने की वजह से उनकी आवाज नहीं निकली और वो बस रॉयल पैलेस और घर बोलकर दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत से नोरा पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही उसको छोड़कर जा चुकी थी और उसको बचपन से उसके पिता ने ही संभाला था, मगर अब उनका साया भी नोरा पर नहीं रहा। नोरा के मन में इस बात का पछतावा था कि उसने भी हमेशा सारी दुनिया की तरह अपने पिता को पागल ही समझा और उनकी कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। पर अभी वो जाकर अपने पिता की सारी रिसर्च को देखती है जिसमें उन्होंने काफी सारी बुक्स भी रखी हुई थी जिनको पढ़कर नोरा को ट्रोल्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिली, जिसमें ये भी शामिल था कि पहले के समय में ट्रोल्स बड़े बड़े पत्थरों को चर्च की ओर फेंका करते थे क्योंकि उन्हें चर्च की बेल की आवाज से दिक्कत होती थी। उतने में ही नोरा के पास क्रिस और एंड्रियास भी आ गए जो खुद भी उसके पिता की मौत से काफी दुखी थे। मगर नोरा को अब क्रिस से बात करके पता चला कि आर्मी ने अभी भी ट्रोल को खत्म करने के सपने को नहीं छोड़ा है और जल्दी ही वो उस पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करेंगे। पर ऐसे होता तो ट्रोल के लिए बहुत बुरी बात होती, इसलिए तुरंत ही नोरा आर्मी के जनरल के पास जाकर उसको ऐसा ना करने के लिए कहने लगी। मगर जब जनरल नहीं माना तो नोरा ने उसको अपने चर्च के घंटों वाले प्लान के बारे में बताया जिसकी मदद से वो वैसे भी ट्रोल को शहर से दूर रख सकते थे और ट्रोल को सब समझाकर कहीं दूर भेजा जा सकता था। शुरू में प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर की वजह से जनरल उसकी बात नहीं मानता, मगर तब नोरा ने उसे याद दिलाया कि पहले इतने बड़े बड़े टैंक से हमला करने के बाद भी ट्रोल को कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि एयर स्ट्राइक से भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जबकि वहाँ की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तब जनरल भी ये बात समझ गया और उसने प्राइम मिनिस्टर से बात करके परमिशन ली और नोरा के प्लान के बारे में सुना, जिसके थोड़ी देर बाद नोरा, क्रिस और एंड्रियास काफी सारे हेलीकॉप्टर्स में बड़ी बड़ी चर्च की घंटियां लटकाकर ट्रोल की ओर बढ़ने लगे जो अभी एक पास ही की घाटी में जा रहा था। उसके पास पहुंचकर वो हेलीकॉप्टर्स को तेजी से ट्रोल के चारों ओर घुमाने लगे और चर्च की घंटियों की आवाज से सच में ट्रोल को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी। तब उसने भी बेकाबू होकर फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया और एक हेलीकॉप्टर उठाकर दूसरे हेलीकॉप्टर पर दे मारा। मगर जैसे ही उसने हेलीकॉप्टर में मौजूद एक बच्चे को नीचे गिरते देखा तभी ट्रोल ने सब छोड़कर उसकी जान बचा ली, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और नोरा को ये समझ आ गया था कि ट्रोल असल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब इसके अगले ही पल ट्रोल की नजर हेलीकॉप्टर में बैठी नोरा से जा मिली और क्योंकि उसने गलती से नोरा के पिता को मारा था उस बात का पछतावा उसे अब भी था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया और नोरा भी सबके साथ वापस से आर्मी बेस पर आ गई। पर क्योंकि काफी लोगों की जान चली गई थी इसलिए इस न्यूज को हवा पकड़ने में देर नहीं लगी और देश के हर कोने में ये खबर आग की तरह फैल गई। तब प्राइम मिनिस्टर ने नोरा को अपने पास बुलाया और क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गई थी इसलिए बिना कुछ सुने प्राइम मिनिस्टर ने उसको डायरेक्ट इस केस से निकाल दिया और उसे इस मामले से पूरी तरह से दूर रहने को कहा। नोरा को इस बात से काफी बुरा लगा मगर अभी मुंह लटकाकर वो वापस से बाहर आ गई, जहां क्रिस ने उसको समझाया कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसलिए जो भी हुआ इसमें नोरा की कोई गलती नहीं है। वहीं अगली मीटिंग में सबने ये डिसाइड किया कि शहर के लोगों को शहर से दूर ले जाकर ट्रोल पर मिसाइल से हमला किया जाएगा, लेकिन एंड्रियास इस बात से सहमत नहीं होता। मगर प्राइम मिनिस्टर उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और गुस्से में उसने एंड्रियास को भी मीटिंग रूम से बाहर जाने को कहा, जिससे एंड्रियास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत ही अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। वहीं नोरा को अचानक अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए और वो समझ गई कि ट्रोल जरूर किसी वजह से शहर में मौजूद रॉयल पैलेस में जाएगा, जहां से उसका कोई ना कोई लेना देना तो जरूर है। अब यही सोचकर उसने जल्दी से एंड्रियास को कांटेक्ट किया और सीधा पैलेस में महाराज के पास पहुंच गई। उनकी बातें सुनकर महाराज के चीफ ने भी उनकी बात पर सहमति दिखाई और कहीं न कहीं वो भी इस बात को जानते थे कि ट्रोल उनके पैलेस की ओर जरूर आएगा, जिसकी वजह भी उन्हें अच्छे से पता थी। मगर नोरा और एंड्रियास के दिमाग ने तब काम करना बंद कर दिया था। महाराज का चीफ असल में नोरा को देखते ही समझ गया था कि वो टायर्ड मैन की बेटी है। उन्होंने नोरा को बताया कि अब मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा पूरी दुनिया उससे अनजान है। असल में पहले के टाइम में माना जाता था कि अगर एक राजा किसी दूसरे राजा के पैलेस पर अपना महल बनाता है तो उसके लिए बहुत शुभ होता है और ये चीज उसको दुनिया भर की संपत्ति का बादशाह बना देती है। और अभी जिस जगह ये राजमहल मौजूद था वो पहले के टाइम पर पहाड़ों के राजा यानी कि ट्रोल्स का घर हुआ करती थी। मगर जैसे ही महाराज के पूर्वजों को उस कथन के बारे में पता चला उन्होंने पहाड़ों के राजा ट्रोल पर काफी बड़ा हमला करवा दिया और सभी ट्रोल्स को जान से मार दिया। उस समय बस एक ट्रोल के बच्चे को जिंदा छोड़ा गया था और उसको भी दूर पहाड़ों के बीच अंधेरे में रखा गया था, यानी कि अभी जो ट्रोल लोगों के सामने आ रहा है वो वही बच्चा है। अब ये सब जानकर नोरा और एंड्रियास के दिमाग के तोते उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वो ट्रोल का बच्चा अपने पूरे परिवार को खो चुका है और जैसे कि अपने आखिरी समय में नोरा के पिता ने रॉयल पैलेस और घर कहा था तो इसका मतलब यही था कि अब वो ट्रोल का बच्चा रॉयल पैलेस यानी कि अपने घर
की ओर आ रहा है। अब इसके बाद चीफ नोरा को अपने साथ एक खुफिया तहखाने में ले गए, जहाँ दुनिया भर की दौलत के साथ ट्रोल के परिवार के अवशेष भी पड़े हुए थे, ताकि दुनिया को उनके होने के बारे में पता ही न चले। इसलिए महाराज ने हमेशा ट्रोल्स के कंकालों को हमेशा अपने तहखाने में ही रखा। उन अवशेषों को देखकर नोरा को समझ आ गया था कि ट्रोल्स के साथ महाराज के पूर्वजों ने अच्छा नहीं किया और कभी उन्होंने ट्रोल्स के बारे में लोगों को पता चलने नहीं दिया। और जब नोरा के पिता ने भी लोगों के सामने ट्रोल्स की सच्चाई लाने की कोशिश की तो उन्होंने उनको भी पागल घोषित कर दिया, जिससे नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके हाथ में पकड़ी हुई यूवी टॉर्च गलती से उन कंकालों पर पड़ने से वो कंकाल पत्थर बन गए। तभी नोरा को अपने पिता की 13 ट्रोल्स वाली कहानी भी याद आ गई, जिसमें नशा करने के बाद एक ट्रोल की शादी से घर वापस आते समय 13 ट्रोल्स पत्थर बन गए थे। पर वो ट्रोल का बच्चा तो दिन में ही बाहर निकला था, मगर फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। मगर जल्दी ही उसे ये समझ आ गया कि ये चीज सिर्फ तब काम करती है जब सूरज की रोशनी सीधी ट्रोल्स पर पड़ती है। नोरा अब ये बात क्रिस को बताना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से महाराज के चीफ से एक गाड़ी की डिमांड की और चीफ ने उसे तुरंत ही एक बहुत ही महंगी गाड़ी दे दी। उस गाड़ी पर नोरा ने ट्रोल के परिवार की एक खोपड़ी को बांधा और जल्दी से एंड्रियास के साथ क्रिस से कॉल पर बात करते हुए एक खुली जगह की ओर जाने लगी। वहीं काफी सारे सैनिक लोगों को शहर से बाहर निकालने में लगे हुए थे। तब नोरा ने क्रिस को ये सब रोकने के लिए कहा और उसे बताया कि जल्दी से जल्दी वो बड़े बड़े यूवी लाइट्स का इंतजाम करे और खुद वो जल्दी ही ट्रोल को अपने साथ एक खुली जगह पर ला रही है। तब क्रिस भी तुरंत ही नोरा की बात को मान गया, क्योंकि सच में उसको नोरा पर काफी ज्यादा भरोसा था। वहीं नोरा ट्रोल की खोपड़ी को लेकर उस ट्रोल के पास पहुंच गई और खोपड़ी दिखाकर उसको उकसाते हुए अपने पीछे लेकर आने लगी। अपने परिवार के अवशेष को इस तरह से देखकर ट्रोल भी गुस्से से भर गया और भागते हुए नोरा की कार की ओर आने लगा। मगर रास्ते में काफी ज्यादा मोड़ थे, इसलिए जैसे ही नोरा ने अपनी कार मोड़ी वैसे ही वो खोपड़ी जमीन पर गिर गई और ट्रोल ने उसे उठा लिया। वो समझ गया था कि इंसान उसके परिवार का खात्मा कर चुके हैं। इस चीज ने उसको पूरी तरह से गुस्से से भर दिया और वो पागलों की तरह चारों ओर तबाही मचाते हुए नोरा की कार पर हमला करने लगा। पर तभी वो समय आ जाता है जब ट्रोल पर मिसाइल से हमला किया जाएगा। नोरा इससे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, जो देखकर एंड्रियास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत ही अपनी एक दोस्त को डिफेंस डिपार्टमेंट में फोन लगाया और उसे मिसाइल के कोड को हैक करने को कहा, ताकि फायर करने पर वो मिसाइल फायर ना हो। पहले तो उस लड़की ने ऐसा करने से मना किया, मगर बाद में वो ये करने के लिए मान गई और इसमें सफल भी हो गई। अब तक क्रिस ने भी नोरा के कहे अनुसार यूवी लाइट्स का इंतजाम कर लिया था, जिसके बाद नोरा ने भी ट्रोल को उन यूवी लाइट्स में ले जाकर खड़ा कर दिया। यूवी लाइट्स के चालू होते ही ट्रोल को तकलीफ होने लगी और वो जमने लगा, मगर ट्रोल की ये हालत देखकर नोरा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने खुद ही जाकर वो सारा सिस्टम बंद करवा दिया। नोरा सीधे अब उस ट्रोल से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने सबको निर्देश दिए कि कोई भी ट्रोल पर फायर नहीं करेगा। अब इसके बाद वो ट्रोल के सामने गई और अपने पिता की तरह ट्रोल से बात करने लगी। उसने ट्रोल को समझाया कि उसे किसी भी हाल में शहर से दूर जाना होगा, वरना आर्मी वाले उसको जान से मार देंगे। वो ट्रोल भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और अभी नोरा की मदद की वजह से उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। नोरा को भी ये समझ आ गया था कि ट्रोल्स भी नेचर का ही एक हिस्सा हैं और इंसानों को उनसे कभी खतरा नहीं था, पर उसके बावजूद इंसानों ने अपने लालच में आकर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वो ट्रोल वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक से सूरज निकल आया, जिससे वो ट्रोल चट्टान बनकर जमीन पर गिरकर छोटे छोटे पत्थरों में बिखर गया, जिसे देखकर नोरा और बाकी सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें उसके लिए काफी बुरा लग रहा था, मगर खतरा टल जाने से प्राइम मिनिस्टर काफी खुश थी। तब उसने तुरंत नोरा के पास आकर उसको शाबाशी दी, लेकिन नोरा ने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने नोरा के पिता और उनकी रिसर्च को भी सही बताया और नोरा से माफी मांगी। अब इस सब के बाद नोरा दुनिया में मौजूद और भी अनदेखे रहस्यों को खोजना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। तब एंड्रियास ने उसको रोका और अपने प्यार का इजहार करते हुए उसके साथ जाने का फैसला किया। एंड्रियास ने तब नोरा से पूछा कि क्या किसी और जगह पर ट्रोल्स अब भी मौजूद होंगे, जिस पर नोरा ने बस इतना कहा कि कहीं न कहीं तो वो जरूर होंगे, लेकिन उन्हें देखने के लिए पहले तुम्हें उन पर भरोसा करना होगा। पर आपको क्या लगता है, ऐसे दानव सच में हमारी दुनिया में होते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो